क्लास 12th लास्ट लेक्चर जो था हमारा दैट वाज ऑन एलर्जी। एलर्जी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो किस तरह से शुरू होती हैं और एलर्जी क्या होती है ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। आपको याद होगा, आपको ये बताया गया था कि एलर्जी को हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। जब भी कोई सबस्टांस इंसान की बॉडी के अंदर बाहर से एंटर करता है और अगर कहीं इंसान का इम्यून सिस्टम उस सबस्टांस के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है तो हम उस कंडीशन को एलर्जी कहते हैं। वैसे तो कोई भी फॉरेन चीज़ जब बॉडी में जाए तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड जो है हमारे इम्यून सिस्टम को उस चीज़ के खिलाफ करना ही होता है। पर कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम किसी खास फॉरेन सबस्टांस के बॉडी में जाते ही उसके खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। इसी कंडीशन को एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं और वो सबस्टांस जिसकी हमें एलर्जी होती है उसको एलर्जन कहते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने सीखी थी वो ये कि एलर्जन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। किसी को एक चीज़ की एलर्जी होती है तो किसी को दूसरी चीज़ की एलर्जी। नंबर 3, एलर्जी क्यों होती है इसका जो रीज़न मेडिकल साइंस समझाती है वो ये कि जिस भी फॉरेन सबस्टांस के खिलाफ हम एंटीबॉडीज जो बनाते हैं, अगर उन एंटीबॉडीज में रिएजेंट नाम की जो एंटीबॉडी है IgE, उनकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो, नॉर्मल से ज़्यादा हो, तो उस चीज़ की फिर हमें एलर्जी रहती है। आज हम लोग जो कॉमन एलर्जीज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी में एलर्जी जो है, इसमें जो कॉमन एलर्जीज हैं उनकी हम बात करेंगे। एक बड़ी कॉमन एलर्जी है जिसे हेज फीवर कहते हैं। इसके अलावा अस्थमा, ये भी एलर्जी की कैटेगरी में आता है। और इसके अलावा हेज फीवर, अस्थमा, एनाफाइलेटिक शॉक, ये कुछ कॉमन एलर्जीज हैं। हेज फीवर किसको कहते हैं? देखो, ये वो एलर्जी है जो कन्फाइंड रहेगी आंख का अंदर का जो कंजक्टाइवा है, आईज के बाहर और आईलिड्स के अंदर से जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग कंजक्टाइवा कहते हैं। तो हेज फीवर वो एलर्जी है जो कन्फाइंड रहती है आंख के कंजक्टाइवा और हमारी जो नाक के अंदर की स्किन है जिसे नेजल लाइनिंग कहते हैं। जनरली हेज फीवर बॉडी में कंजक्टाइवा ऑफ द आई और नेजल लाइनिंग जो है उस तक कन्फाइंड रहती है। उन्हीं जगहों पर इन्फ्लेमेशन होती है, सूजिश होती है। जब एलर्जन बॉडी के अंदर जाता है तो जैसे ही बॉडी के अंदर एलर्जन की एंट्री होगी, जनरली ये एलर्जन बॉडी के अंदर कैसे जाता है, पानी में घुला होता है और उस पानी को जब मुंह पे मारा जाता है तो ये एलर्जन वहाँ पहुँच जाता है, या हवा के ज़रिए आ जाता है, या कहीं सरफेस पे पड़ा हो और वहाँ हम लोग अपने हाथ लगाएं और बाद में वही हाथ जो है अपने मुंह पे, चेहरे पे लगाएं तो वैसे एलर्जन बॉडी के अंदर आ सकता है। और इसको पहचाना कैसे जाता है कि हेज फीवर जो है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल कोल्ड के जैसे होते हैं, जुकाम के जैसे होते हैं, जिसे राइनाइटिस कहा जाता है। और इसीलिए कई बार लोग इस एलर्जी को, हेज फीवर को जुकाम के साथ और कोल्ड के साथ, राइनाइटिस के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। वो एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे हम राइनाइटिस कहते हैं, जुकाम जिसको कहा जाता है, वो एक वायरल इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन नहीं है, ये एलर्जी है। सिम्टम क्योंकि हेज फीवर के, राइनाइटिस के जैसे हैं, यही वजह है कि कई बार लोग इसको
एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें सिम्टम क्या होंगे? रनिंग आइज, आंखें जो हैं रेड हो जाएंगी और उनमें से आंसू जो है वो बहता रहता है। जलन भी आइज में होती है। नाक जो है उसमें भी जलन का एहसास होता है, और क्योंकि नाक की अंदरूनी दीवारों में हिस्टामिन की ओवर प्रोडक्शन होगी, नेजल चैम्बर के अंदर की वॉल सूज जाएंगी, जिससे नेजल पैसेज नैरो हो जाएगा और इंसान को नाक से सांस लेना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बहती नाक, बहती आंखें, सांस लेने में थोड़ी सी नाक से दिक्कत हो रही है, आंखों में और नाक में जलन का एहसास हो रहा है, ये सिम्टम बिल्कुल कोल्ड जैसे दिख रहे हैं, तो ये हेज फीवर है। इसको हेज फीवर कहा गया। ऐसे ही एक दूसरी एलर्जी जिसे अस्थमा कहते हैं, अस्थमा इज एलर्जी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये सांस की नाली की एलर्जी है। जब जब एलर्जन हवा के साथ सांस के जरिए रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक एलर्जी कॉम्प्लिकेशन शो करता है। जनरली क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक में वॉल्स में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, सूजिश शुरू हो जाती है, जिससे ट्रैक नैरो हो जाता है। देखो, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जब भी ट्रैक की दीवारों में एलर्जन रिएक्ट करता है तो ट्रैक की दीवारों में, जैसे पढ़ा है हमने, मास्ट सेल्स फटते हैं, उससे वहाँ हिस्टामिन बहुत ज़्यादा निकलता है, और हिस्टामिन ज़्यादा निकलने की वजह से वहाँ कैपिलरी लीकेज बढ़ जाती है। ये सब हम जानते हैं। और कैपिलरी लीकेज बढ़ने की वजह से वॉल्स में सूजिश हो जाती है, जिससे कि सांस के अंदर जाने का रास्ता जो है वो तंग पड़ जाता है। एक और चीज़ इसमें होती है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की दीवारों में जो स्मूथ मसल्स होती हैं, वो स्मूथ मसल्स जो हैं वो अकड़ जाती हैं, स्पास्मोडिक कंट्रैक्शंस दिखा देती हैं। नतीजा ये होता है कि जब जब एलर्जन रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर करता है तो इंसान को सांस लेने में दिक्कत जो है वो फील होती है। इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक की एलर्जी या अस्थमा कहा गया। एक एलर्जी वो भी है जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है, इसको एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं। इसमें बॉडी का कोई खास पार्ट नहीं, बल्कि पूरी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि एलर्जन ब्लड के रास्ते पूरी बॉडी में फैल जाता है। जैसे कभी किसी इंसान को मधुमक्खी काटती है, और मधुमक्खी अपना जहर अगर उस इंसान के शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में डाल दे, और अगर वो इंसान मधुमक्खी के जहर का एलर्जिक हुआ, तो वो जहर जैसे ही उसकी बॉडी में फैलेगा तो उसको न सिर्फ उस जगह पर जहाँ पर मधुमक्खी ने काटा है, न सिर्फ उस जगह पर, बल्कि पूरी बॉडी में एलर्जी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। पूरी बॉडी में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, पूरी बॉडी जो है सूज जाएगी। इतना ज़्यादा कैपिलरी लीकेज पूरी बॉडी में होगा कि ब्लड का वाटर जो है वो लीक होकर इंटरसेलुलर स्पेसेस में आएगा, बॉडी फूल जाएगी। ब्लड का वॉल्यूम, क्योंकि पानी निकल गया है, इतना कम हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल गिर जाएगा और इंसान चक्कर खाकर गिर जाएगा। इसको एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं। बट ये तभी होगा अगर इंसान को मधुमक्खी के जहर की एलर्जी हुई। तो नहीं हुई तो फिर उसी जगह पर इन्फ्लेमेशन होगी जहाँ काटा है। इस तरह से एनाफाइलेटिक शॉक, अस्थमा और हेज फीवर कॉमन एलर्जीज जो हैं वो इंसान में पाई जाती है। एक और एलर्जी है जिसे लोकलाइज्ड स्किन एलर्जी यानी अर्टिकेरिया कहा जाता है। जो अर्टिकेरिया होता है ये लोकलाइज्ड स्किन एलर्जी होती है। जैसे स्किन पे किसी ऑइंटमेंट को लगाया जाए या किसी खास चीज़ को अप्लाई किया जाए तो वहाँ पर उस पोर्शन में छोटे छोटे दाने निकल आना, उस जगह पर रैशेस पड़ना, खारिश शुरू हो जाना, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड स्किन एलर्जी। उसको अर्टिकेरिया कहा जाता है। तो एलर्जी होती क्या है, एलर्जी का कॉज क्या है, और कॉमन एलर्जीज जो है वो इंसानों में कौन कौन सी होती हैं, ये आप लोग जो है वो देख रहे हैं। अगर एलर्जी पूरी बॉडी में इन्वॉल्व हो जाए तो जो सिस्टमिक एलर्जी कहा जाएगा, एनाफाइलेटिक शॉक जो सबसे खतरनाक होगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक में है तो अस्थमा, आईज और नेजल चैम्बर में है तो हेज फीवर, जिसके सिम्टम बिल्कुल कॉमन कोल्ड जैसे हैं।
स्किन पे लोकलाइज्ड किसी जगह पर एलर्जी है तो अर्टिकेरिया। अब बात आती है कि क्या इस एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट नहीं? देखो, एलर्जी का कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं है फिलहाल कि जो दें और एलर्जी ठीक हो जाए। एलर्जी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंसान को किस चीज़ की एलर्जी है, जिसे एलर्जन कहा जाता है, उसको आइडेंटिफाई करना और फिर कोशिश ये करना कि वो एलर्जन जो है वो उस इंसान से दूर रहे, वो एलर्जन जो है वो इस इंसान की बॉडी के कांटेक्ट में ना आए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलर्जी, एलर्जन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलर्जन एंड देन ट्राइंग टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ एलर्जन विद द पेशेंट, यही जो है इसके लिए किया जा सकता है। बाकी फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब एंटीहिस्टामीन पिल्स जो होती हैं वो दी जाती हैं, एंटीहिस्टामीन इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे एलर्जी जो हो गई है उसके असर को ख़त्म किया जा सके, बट वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। परमानेंट क्योर जो है एलर्जी का हमारे पास नहीं है। अस्थमा वालों के लिए भी वैसो जो ब्रोंकियोडायलेटर्स होते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर पंप जिन्हें कहते हैं, उसकी मदद से उनको सांस लेना जो है उसको फिर पॉसिबल करवाया जाता है जब जब उनको अस्थमा का अटैक आता है। बट परमानेंट क्यूर, पूरी तरह से इलाज अस्थमा इसका एलर्जी का, ये फिलहाल हमारे पास नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही काम चलाया जाता है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में है क्या? एंटीहिस्टामीन, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मास्ट सेल से जब हिस्टामीन ज़रूरत से ज़्यादा निकलेगा तो ही जाकर ये प्रॉब्लमें जो है वो शुरू होती हैं। तो एंटीहिस्टामीन जो है वो हिस्टामीन को ख़त्म करके एलर्जी की प्रॉब्लम को जो है वो ख़त्म करता है। ये आज आपका एलर्जी वाला टॉपिक जो है ये ख़त्म हो गया। 2 लेक्चर्स में हमने इसको कंक्लूड किया। अब बाकी जो डिसऑर्डर हैं इम्यून सिस्टम के, वो भी हम फर्दर लेंगे आगे।